साल 2005। भारत की सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले शहर बेंगलुरु में एक लड़की अपनी मेहनत और संघर्ष से जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही थी। नाम था प्रतिभा मूर्ति। प्रतिभा एक मल्टीनेशनल कंपनी एचपी ग्लोबल सॉफ्ट के बीपीओ में काम करती थी। ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक सिटी के फेज सेकंड में था और उसकी शिफ्ट रात के 2 बजे शुरू होती थी। नाइट शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कंपनी खुद कैब की व्यवस्था करती थी, जिससे वे सुरक्षित ऑफिस पहुंच सके। प्रतिभा भी हर रात इसी कैब से अपने घर से ऑफिस जाती थी। प्रतिभा की जिंदगी हमेशा से आसान नहीं थी। जब वह सिर्फ 15 दिन की थी, तब उसके पिता की एक हादसे में मौत हो गई थी। वह गैस स्टोव पर कुछ बना रहे थे कि अचानक धमाका हुआ और उनकी जान चली गई। तब से उसकी मां गोवर अम्मा ने अकेले ही मेहनत करके अपनी बेटी को पाला पोसा और पढ़ाया। गोवर अम्मा के संघर्ष का नतीजा था कि आज प्रतिभा एक अच्छी नौकरी कर रही थी और आत्मनिर्भर बन चुकी थी। इस नौकरी से पहले ही प्रतिभा ने शादी कर ली थी। उसके पति का नाम था श्रीनिवास शेट्टी, जो खुद भी एक मल्टीनेशनल कंपनी ओक्विन फाइनेंस के बीपीओ में काम करते थे। उनका ऑफिस बेंगलुरु के कोरमंगला इलाके में था। श्रीनिवास और प्रतिभा की शादी लव मैरिज थी। दोनों खुश थे। उनकी जिंदगी पटरी पर थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही प्रतिभा को एचपी ग्लोबल सॉफ्ट में जॉब मिल गई। मां भी बेहद खुश थी, क्योंकि उनकी बेटी अब अपने पैरों पर खड़ी थी। लेकिन शादी के बाद एक नई चिंता ने जन्म लिया। प्रतिभा की मां अब घर पर अकेली रह गई थी। इसलिए प्रतिभा कभी अपने मायके में रहती तो कभी ससुराल में। 13 दिसंबर 2005 की रात। प्रतिभा को कंपनी ज्वाइन किए कुछ ही महीने हुए थे और उसकी नाइट शिफ्ट ड्यूटी जारी थी। हर रात की तरह इस रात भी कंपनी की ओर से कैब भेजी गई। वह अपने ससुराल में थी। रात को ऑफिस जाने से पहले उसने रोज की तरह अपनी मां को कॉल किया। मम्मी, मैं निकल रही हूं। थोड़ी देर में ऑफिस पहुंचकर आपको मैसेज कर दूंगी। रात के करीब 2 बजे से कुछ मिनट पहले एक कैब कुमार स्वामी लेआउट में आकर रुकी। ड्राइवर ने प्रतिभा को फोन किया। दीदी, बाहर आ जाओ, गाड़ी आ गई है। प्रतिभा इस आवाज से परिचित थी। कंपनी में कई ड्राइवर थे और उनकी ड्यूटी शिफ्ट के हिसाब से बदलती रहती थी। लेकिन प्रतिभा सबको जानती थी। उसने सभी के नंबर अपने फोन में सेव कर रखे थे। जिस ड्राइवर से उसकी बातचीत हुई, उसे वह पहले भी मिल चुकी थी। इसलिए बिना किसी शक सवाल के वह बाहर आई और कैब में बैठ गई। गाड़ी ऑफिस की ओर बढ़ने लगी। घर से ऑफिस तक पहुंचने में करीब 30 से 35 मिनट का समय लगता था। प्रतिभा हर रोज ऑफिस पहुंचते ही अपनी मां को एक मैसेज भेजती थी। मम्मी, मैं पहुंच गई, आप सो जाओ। गोवर अम्मा को भी इस मैसेज का इंतजार रहता था। उनकी नींद तब तक पूरी नहीं होती थी जब तक यह मैसेज उनकी फोन स्क्रीन पर ना आ जाए। लेकिन 13 दिसंबर की रात कुछ अलग थी। उस रात प्रतिभा का मैसेज आने से पहले ही गोवर अम्मा की आंख लग गई। लेकिन सुबह जब वह जागीं, तो पहला काम फोन चेक करना था। उनकी उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से स्क्रॉल करने लगीं, लेकिन उस रोज प्रतिभा का मैसेज कहीं नहीं था। दिल में अजीब सा डर समा गया। उन्होंने घबराकर तुरंत प्रतिभा को फोन मिलाया। फोन स्विच ऑफ था। गोवर अम्मा ने दोबारा कोशिश की, फिर तीसरी बार, चौथी बार, लेकिन हर बार वही ठंडी डरावनी आवाज, दी नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज करंटली स्विच्ड ऑफ। गोवर अम्मा का दिल धड़क रहा था। उनकी बेटी प्रतिभा का फोन अब भी स्विच ऑफ था। घबराहट के मारे उन्होंने तुरंत श्रीनिवास को फोन लगाया। श्रीनिवास, प्रतिभा का फोन बंद आ रहा है, उसने तुम्हें कुछ बताया? श्रीनिवास ने हैरानी जताते हुए कहा। अरे मां, वो तो रात में ही ऑफिस चली गई थी। हो सकता है काम में बिजी हो, इसलिए फोन बंद कर दिया हो। लेकिन गोवर अम्मा को इस जवाब से संतोष नहीं हुआ। हर दिन प्रतिभा ऑफिस पहुंचकर मैसेज करती थी। अगर वह ऑफिस में थी, तो अब तक उसका कोई मैसेज क्यों नहीं आया? गोवर अम्मा के पास एचपी ग्लोबल सॉफ्ट के ऑफिस का नंबर था। उन्होंने घबराते हुए रिसेप्शन पर कॉल किया। नमस्ते, मेरी बेटी प्रतिभा मूर्ति आपकी कंपनी में काम करती है, क्या वह वहां पहुंची? रिसेप्शनिस्ट का जवाब सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह सुनते ही उनकी चिंता और बढ़ गई। रात को जब प्रतिभा से उनकी बात हुई थी,
तब वह तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए बैठी थी। श्रीनिवास ने भी यही कहा था कि वह ऑफिस चली गई थी, लेकिन अब ऑफिस से पता चला कि वह वहां पहुंची ही नहीं। अब मामला गंभीर हो चुका था। प्रतिभा कहां गई? क्या हुआ उसके साथ? इन सवालों के जवाब पाने के लिए गोवर अम्मा सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। बेंगलुरु पुलिस तुरंत हरकत में आई। एक महिला के अचानक लापता होने का मामला था और इसमें कोई अनहोनी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता था। जांच की शुरुआत सबसे पहले HP ग्लोबल सॉफ्ट के ऑफिस से हुई। पुलिस ऑफिस पहुंची और वहां के कर्मचारियों से बात की। सभी हैरान थे। अगर प्रतिभा घर से ऑफिस के लिए निकली थी तो वह यहां क्यों नहीं आई? ऑफिस के स्टाफ ने बताया कि अगर कभी प्रतिभा ऑफिस नहीं आती थी तो वह पहले से एप्लीकेशन भेज देती थी या फोन करके सूचित कर देती थी, लेकिन इस बार उसने किसी को कुछ नहीं बताया था। अब पुलिस के दिमाग में एक ही सवाल था, अगर प्रतिभा रात 2 बजे घर से निकली थी तो वह जरूर कंपनी की गाड़ी में बैठी होगी। प्रतिभा अनजान गाड़ी में नहीं बैठ सकती थी और कैब ड्राइवर भी कोई अजनबी नहीं था, वह कंपनी का ही कर्मचारी था जिसे प्रतिभा पहले से जानती थी। पुलिस ने HP ग्लोबल सॉफ्ट में चलने वाली सभी कैब्स के रिकॉर्ड मंगवाए। उस रात ड्यूटी पर कौन कौन से ड्राइवर थे, कौन कौन सी गाड़ियां पिकअप और ड्रॉप कर रही थीं, एक एक करके सभी ड्राइवरों को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। सवाल सीधा था, 13 दिसंबर की रात 2 बजे प्रतिभा को किस कैब ड्राइवर ने पिक किया था? पूछताछ के दौरान पुलिस को एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। विशाल नाम का ड्राइवर हर रोज रात 2 बजे प्रतिभा को लेने जाता था और ड्यूटी खत्म होने के बाद उसे घर भी छोड़ता था। पुलिस ने तुरंत विशाल को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की। विशाल ने बताया, हर रोज की तरह उस रात भी मैं प्रतिभा को लेने गया था, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चला कि वह तो पहले ही किसी दूसरी गाड़ी से ऑफिस चली गई थी। यह सुनते ही पुलिस का माथा ठनक गया। अगर उस रात प्रतिभा को लेने की जिम्मेदारी विशाल की थी तो उसे लेने कोई और ड्राइवर कैसे जा सकता था? जब पुलिस ने बाकी ड्राइवरों से पूछताछ की तो सभी ने यही कहा, हम अपनी अपनी ड्यूटी पर थे, हम में से कोई भी प्रतिभा को लेने नहीं गया था। अब सवाल यह था कि आखिर वह दूसरी गाड़ी कौन सी थी? कंपनी से ड्राइवरों की उपस्थिति की लिस्ट निकाली गई। पुलिस ने उन ड्राइवरों की जांच शुरू की जो उस रात ड्यूटी पर नहीं आए थे। इधर पुलिस जांच कर ही रही थी, उधर यह खबर मीडिया तक पहुंच गई। बेंगलुरु में काम करने वाली महिला रहस्यमयी तरीके से लापता। IT कंपनी की कर्मचारी घर से ऑफिस के लिए निकली लेकिन कभी वहां नहीं पहुंची। बेंगलुरु जैसे बड़े शहर में एक प्रतिष्ठित कंपनी की महिला कर्मचारी के गायब होने की खबर आग की तरह फैल गई। पूरे कर्नाटक में यह मामला चर्चा का विषय बन गया। अब पुलिस पर जबरदस्त दबाव था। मामले की गंभीरता को देखते हुए 13 दिसंबर को यह केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। क्राइम ब्रांच ने आते ही जांच तेज कर दी। सबसे पहले उन्होंने प्रतिभा के फोन को ट्रेस करना शुरू किया। कॉल डिटेल्स निकाली गईं। आखिरी बार उसकी लोकेशन कहां थी, किससे उसकी आखिरी बात हुई थी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, मामला और उलझता जा रहा था। प्रतिभा के फोन की कॉल डिटेल्स चेक करने के बाद पुलिस के हाथ एक अहम सुराग लगा। आखिरी कॉल शिवकुमार नाम के व्यक्ति ने किया था। HP ग्लोबल सॉफ्ट के ऑफिस में पूछताछ करने पर पता चला कि शिवकुमार भी कंपनी का ही कैब ड्राइवर था और कई बार प्रतिभा को लेने उसके घर जा चुका था। अब पुलिस के सामने कई नए सवाल खड़े हो गए। 1. अगर शिवकुमार घटना वाले दिन ड्यूटी पर नहीं था तो रात 2 बजे प्रतिभा को लेने उसके घर क्यों गया? दूसरी, प्रतिभा को कंपनी की कैब में बैठने की आदत थी, तो क्या उसने बिना जांच पड़ताल किए शिवकुमार की गाड़ी में बैठने की गलती कर दी? तीसरा, शिवकुमार अगर उसे लेकर गया तो फिर कहां गया? क्राइम ब्रांच ने तुरंत ऑफिस से शिवकुमार का नंबर लिया और उसकी कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन चेक की। इसके साथ ही कंपनी के रिकॉर्ड से उसका घर का पता भी मिल गया। शिवकुमार की कॉल डिटेल्स में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। प्रतिभा के नंबर पर आखिरी बार फोन उसी ने किया था। अब मामला लगभग साफ हो चुका था। शिवकुमार ही वह शख्स था जो प्रतिभा को लेने गया था। पुलिस को जल्द ही उसके गांव का पता भी मिल गया। जब एक टीम उसे अरेस्ट करने के लिए वहां पहुंची
तो पता चला कि वह वहां भी नहीं था। उसके कुछ नजदीकी रिश्तेदारों ने बताया कि उसकी पत्नी तो पिछले 10 दिनों से अपने मायके में थी, लेकिन शिवकुमार यहां नहीं आया था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी शिवकुमार को ढूंढना। दिसंबर महीने की 14 तारीख भी ऐसे ही बीत गई। प्रतिभा को लापता हुए 2 दिन गुजर चुके थे। हालांकि क्राइम ब्रांच पुलिस शिवकुमार को हर जगह तलाश कर रही थी, लेकिन उसके बारे में कहीं से कोई भी जानकारी नहीं मिल रही थी। पुलिस जब इधर उधर छानबीन कर रही थी, तब तक वे शिवकुमार के उस घर तक नहीं पहुंचे थे जहां वह बेंगलुरु में रहता था। लेकिन 14 दिसंबर की शाम को जब क्राइम ब्रांच पुलिस आखिरकार उसके किराए के कमरे तक पहुंची, तो वहां से टीवी चलने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि घर के अंदर कोई मौजूद है। पुलिस ने दरवाजा खटखटाया और जब दरवाजा खुला तो हर कोई हैरान रह गया। दरवाजा खुद शिवकुमार ने ही खोला था। कमरे के अंदर टीवी पर प्रतिभा की गुमशुदगी की खबर चल रही थी। पुलिस ने बिना समय गंवाए उसे अरेस्ट कर लिया और थाने ले आई। पूछताछ के दौरान शिवकुमार ने पूरी तरह बेकसूर होने का दावा किया। उसका कहना था, प्रतिभा के लापता होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं तो उस दिन कंपनी भी नहीं गया था, तो फिर प्रतिभा के घर कैसे जा सकता हूं? जब पुलिस ने पूछा कि वह कई दिनों से ऑफिस क्यों नहीं जा रहा, तो शिवकुमार ने कहा, मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने छुट्टी ले रखी थी। अगर मैं गुनहगार होता तो घर में आराम से बैठा नहीं होता, बल्कि फरार हो गया होता। लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उनके पास शिवकुमार के खिलाफ एक अहम सबूत था, प्रतिभा और शिवकुमार की कॉल डिटेल्स। डेटा साफ बता रहा था कि प्रतिभा को आखिरी कॉल शिवकुमार ने ही किया था। इसके बावजूद जब पुलिस ने शिवकुमार पर सख्ती की, तब भी वह अपनी बेगुनाही की दुहाई देता रहा। धीरे धीरे पुलिस को भी संदेह होने लगा कि शायद उन्होंने गलत व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस ने उन सभी लोगों को हिरासत में लिया था जिनकी कभी प्रतिभा के साथ किसी भी तरह की कहासुनी हुई थी, लेकिन शिवकुमार को अरेस्ट करने के बाद बाकी सभी को छोड़ दिया गया। शिवकुमार को ज्यादा दिनों तक पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता था, इसलिए 15 दिसंबर की रात पुलिस ने उससे आखिरी बार सच उगलवाने की कोशिश की। अफसरों ने उसे समझाया, अगर सच बोल दोगे तो हम तुम्हें कम से कम सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर झूठ बोला तो भी तुम बच नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास तुम्हारे खिलाफ पक्के सबूत हैं। सजा कम होने की उम्मीद में शिवकुमार का चेहरा उतर गया। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने कबूल किया, मैंने ही प्रतिभा को फोन करके घर से बाहर बुलाया था, फिर उसे कैब में बैठाकर अपने साथ ले गया था। पुलिस अफसरों ने अगला सवाल दागा, प्रतिभा अब कहां है? उसके साथ क्या किया? 16 दिसंबर की सुबह शिवकुमार पुलिस टीम को लेकर कनकपुरा रोड के अंजनापुरा बीडीए लेआउट पहुंचा। यह इलाका उन दिनों सुनसान रहता था। वहां पहुंचकर उसने एक नाले की ओर इशारा किया और सिर झुका लिया। पुलिस वालों ने आगे बढ़कर नाले के अंदर झांका तो उनकी रूह कांप गई। वहां एक शव पड़ा था। अब साफ हो गया था, प्रतिभा इस दुनिया में नहीं रही। उस दरिंदे ने उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने तुरंत शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया और प्रतिभा की मां को खबर दी, हमें एक शव मिला है, कृपया अस्पताल आकर शिनाख्त करें। प्रतिभा की बूढ़ी मां किसी तरह अपने भाई यानी प्रतिभा के मामा के सहारे अस्पताल पहुंची। उनके कांपते हाथ और डबडबाई आंखें इस बात का गवाह थीं कि वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थीं। जब पुलिस ने शव दिखाया तो एक नजर में ही उनकी दुनिया उजड़ गई। मेरी बच्ची, बस इतना कहकर वह फपक पड़ी। पोस्टमार्टम 16 दिसंबर को किया गया। रिपोर्ट ने खौफनाक सच्चाई उजागर कर दी। प्रतिभा के साथ दुष्कर्म हुआ था। उसके गले पर धारदार हथियार से गहरे जख्म थे, जिसने उसकी जान ले ली थी। इस घटना के बाद नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं के दिलों में डर घर कर गया। कंपनियों में हड़कंप मच गया। जल्द ही एक फैसला लिया गया, अब हर कैब के साथ सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात किया जाएगा। पूछताछ के दौरान शिवकुमार ने कबूल किया कि 13 दिसंबर की रात 2 बजे से पहले वह कंपनी की कार लेकर कुमार स्वामी लेआउट पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने प्रतिभा को फोन किया, नीचे आ जाओ, मैं लेने आ गया हूं। प्रतिभा पहले से ही ऑफिस जाने के लिए तैयार थी।
वह हर दिन विशाल नाम के ड्राइवर के साथ ऑफिस जाती थी, लेकिन उस रात गाड़ी चलाकर शिवकुमार आया था। प्रतिभा को शक हुआ। भैया, आज आप क्यों आए हो? हर रोज तो विशाल भैया आते हैं। शिवकुमार ने झट से झूठ बोला। विशाल छुट्टी पर है, आज मेरी ड्यूटी लगी है। प्रतिभा को कुछ अजीब तो लगा, लेकिन वह कार में बैठ गई, हमेशा की तरह ड्राइवर सीट के बगल वाली सीट पर। रात गहरी थी। चलती गाड़ी की हल्की हलचल में प्रतिभा को नींद आ गई, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुली और जो देखा उसने उसकी रूह कंपा दी। यह रास्ता तो वो नहीं था जिससे वह रोज ऑफिस जाती थी। प्रतिभा ने घबराते हुए पूछा, भैया, ये ऑफिस का रास्ता तो नहीं है? शिवकुमार ने झूठ गढ़ा। आज एक और ड्राइवर छुट्टी पर है, एक और एम्प्लॉय को भी पिक करना है। प्रतिभा को कुछ अजीब तो लगा, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। लेकिन जैसे ही गाड़ी अंजनापुरा की सुनसान गलियों में पहुंची, अचानक शिवकुमार ने ब्रेक लगा दिए। अगले ही पल चमचमाते चाकू की ठंडी धार प्रतिभा के गले पर थी। एकदम चुपचाप बैठी रहो, आवाज निकाली तो यहीं खत्म कर दूंगा। शिवकुमार की आवाज में वहशीपन था। प्रतिभा कांप गई, उसकी सांसें तेज हो गईं। वह समझ गई कुछ बहुत गलत होने वाला है। लेकिन तभी सामने से एक पुलिस की पीसीआर वैन आती दिखी। प्रतिभा की बुझती उम्मीद फिर जाग उठी। उसकी आंखों में राहत की चमक आई। अब मैं बच सकती हूं। लेकिन शिवकुमार को भी पुलिस देख चुकी थी। उसने झट से गाड़ी के शीशे ऊपर कर दिए। जैसे ही पुलिस वैन पास से गुजरी, शिवकुमार ने एक हाथ से प्रतिभा का मुंह दबा लिया और दूसरे हाथ में चाकू कसकर पकड़ लिया। अगर एक आवाज भी निकाली तो पहले तेरा गला काटूंगा, फिर पुलिस चाहे जो कर ले। प्रतिभा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका मन चीखने को कर रहा था, लेकिन जान बचाने के लिए उसने खुद को रोक लिया। सबसे दर्दनाक बात, पुलिस वैन गाड़ी के पास से निकल गई, लेकिन किसी ने भी अंदर झांकने की जरूरत नहीं समझी। अगर पुलिस उस रात सिर्फ एक बार गाड़ी का दरवाजा खोलकर देख लेती तो शायद प्रतिभा जिंदा होती। खतरे से बाहर आते ही शिवकुमार का असली हैवान बाहर आ चुका था। उसने प्रतिभा को घसीटकर गाड़ी की पिछली सीट पर गिरा दिया। उसकी आंखों में अब कोई दया नहीं थी, बस हैवानियत थी। और फिर चाकू की नोक पर उसने उसके साथ दरिंदगी की। प्रतिभा ने लाख कोशिश की, हाथ पैर मारे, लेकिन अकेली लड़की कब तक एक दरिंदे से लड़ती। फिर जब सब खत्म हो गया, जब प्रतिभा पूरी तरह टूट चुकी थी, शिवकुमार ने उसे गला रेतकर हमेशा के लिए खामोश कर दिया। खून से सनी गाड़ी में अब बस सन्नाटा था। प्रतिभा की सांसें थम चुकी थीं। उसकी निर्जीव देह शिवकुमार के पैरों के पास पड़ी थी। गाड़ी से कुछ ही दूरी पर एक गंदा नाला बह रहा था। शिवकुमार ने इधर उधर देखा, सुनसान था। फिर उसने निर्जीव प्रतिभा को घसीटा और उसे नाले में फेंक दिया। शरीर पानी में गिरते ही छपाक की आवाज आई और अगले ही पल वहां बस अंधेरा था। इसके बाद शिवकुमार आराम से अपने घर चला गया। उसकी बीवी मायके गई हुई थी, इसलिए घर में कोई भी नहीं था। उसने कपड़े बदले, खाना खाया और सो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह उठकर उसने सबसे पहले टीवी ऑन किया। हर न्यूज चैनल पर प्रतिभा की गुमशुदगी की खबरें चल रही थीं। आईटी कंपनी की महिला एम्प्लॉय गायब, पुलिस कर रही जांच। शिवकुमार की धड़कन कुछ पलों के लिए तेज हुई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया। अभी तक किसी को कुछ पता नहीं चला है, उसने सोचा और मुस्कुराया। लेकिन अगले ही दिन न्यूज चैनलों पर नया अपडेट आया। पुलिस को शक है कि किसी कैब ड्राइवर का इसमें हाथ हो सकता है। अब शिवकुमार को पहली बार डर महसूस हुआ। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद जब उससे वजह पूछी गई, तो जो कहानी उसने बताई, उसने सबको झकझोर कर रख दिया। उसने बताया कि घटना से 10 दिन पहले उसकी पत्नी लड़कर मायके चली गई थी। उसकी हवस उसे खाने लगी थी, इसलिए उसने कंपनी की 3 महिलाओं को फोन किया और कहा, आज मैं तुम्हें लेने आऊंगा। लेकिन तीनों ने मना कर दिया। तभी उसे प्रतिभा का ख्याल आया। प्रतिभा उसकी बातों में आ गई और फिर उस रात उसने वह दरिंदगी की जिसे इंसानियत कभी माफ नहीं कर सकती। जब इस खौफनाक सच्चाई का खुलासा हुआ तो पूरे बेंगलुरु में गुस्सा भड़क उठा। जनवरी 2006 में मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला। शिवकुमार पर 3 गंभीर धाराएं लगीं। धारा 366 किडनैपिंग, धारा 356 रेप, धारा 302 हत्या।
2010 को कोर्ट ने शिवकुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई, और वह भी बिना किसी पैरोल के। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2011 में उसने इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 4 मई 2016 को हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट का फैसला बरकरार रखा, लेकिन तब भी शिवकुमार रुका नहीं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा को 30 साल में बदल दिया। कोर्ट का कहना था, शिवकुमार का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। हर इंसान को सुधारने का मौका मिलना चाहिए। अब वह 11 साल बाद जेल से छूट जाएगा। लेकिन क्या एक दरिंदे के लिए सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए, जिसने एक मासूम लड़की की जिंदगी छीन ली, एक मां का सहारा छीन लिया? क्या वह फिर से समाज में आने के लायक है? दोस्तों, यह था क्राइम डायरीज का एक और खौफनाक अध्याय। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने दी क्राइम डायरीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।